शाम ढलने को थी। सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारे में छुपता जा रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। बाहर सड़क पर रोज की तरह भीड़ थी। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और लोगों की भागदौड़, सब कुछ अपने रूटीन में चल रहा था। तभी एक काले रंग की कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी, जिसे करीब 20 साल की पायल चला रही थी। उसने लॉन्ग शर्ट, जीन्स और गले में स्टोल डाला हुआ था। आंखों पर सनग्लासेस और चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो बड़े आराम से स्टीयरिंग संभालते हुए ड्राइव कर रही थी, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं हो। पीछे वाली सीट पर उसकी 3 सहेलियां बैठी थी, जो जोर जोर से हंस रही थी, मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रही थी और मस्ती में पूरी तरह डूबी हुई थी। कार के अंदर इतना हंसी मजाक चल रहा था कि पायल भी उनकी बातों में खो गई और उसका ध्यान सड़क से थोड़ा हट गया। इसी बीच सामने लगे पुलिस नाके पर उसकी नजर देर से पड़ी। तभी बगल में बैठी उसकी सहेली नेहा ने घबराकर कहा, अरे पायल, सामने पुलिस। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक हवलदार ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। पायल ने अनमने ढंग से ब्रेक लगाया, गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया और हल्के गुस्से में बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी गाड़ी क्यों रोकी? हवलदार ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, आपका चालान होगा, आपने सिग्नल तोड़ा है। ये सुनते ही पायल ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, कब कहा? मैंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रही थी, लेकिन हवलदार भी अपने काम में पक्का था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। पिछले नाके से कॉल आई है, आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया गया है। ये सुनकर पायल अंदर ही अंदर चिढ़ गई। उसे पता था कि गलती उसी की थी और अब उसे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाने लगी कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक पुलिस अफसर पर पड़ी। वो अफसर बाकी सबसे अलग नजर आ रहा था। लंबा कद, शानदार पर्सनैलिटी, सलीके से पहनी हुई यूनिफॉर्म, आंखों पर काले सनग्लासेस और हाथ में वायरलेस। वह किसी से बात कर रहा था और उसके अंदाज में एक अलग ही रौब था। पायल की नजर जैसे ही उसकी शर्ट पर लगे बैज पर पड़ी, उसने उसका नाम पढ़ा, डीएसपी वेदांत शेखावत। ये पढ़ते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक नजर अपनी सहेलियों पर डाली, जो पहले से ही थोड़ी परेशान थी, और फिर हवलदार की तरफ मुड़कर गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही साहब की बीवी को रोककर चालान कर रहे हो। हवलदार ये सुनकर एकदम चौंक गया और बोला, क्या मतलब मैडम? पायल ने थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहा, वो जो सामने खड़े हैं ना, डीएसपी वेदांत शेखावत, वही मेरे पति हैं। ये सुनते ही हवलदार के होश उड़ गए। उसने घबराकर उस अफसर की तरफ देखा और फिर पायल की तरफ, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। वह हकलाते हुए बोला, वो आपके हस्बैंड है? पायल ने पूरे रौब के साथ कहा, हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ रोका है तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। अब हवलदार पूरी तरह डर गया था। उसे अपने सख्त अफसर के बारे में अच्छी तरह पता था कि वह छोटी सी गलती भी माफ नहीं करता। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, सॉरी मैडम, गलती हो गई, आप जा सकती हैं, बस प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पायल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और बोली, ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। जैसे उसने उस पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। फिर उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। जैसे ही उसकी कार उस अफसर के पास से गुजरी, पायल और उसकी सहेलियां खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। सब उसकी चालाकी की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि उसने तो कमाल कर दिया। पायल भी अपनी इस छोटी सी जीत से बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और दिल में यही सुकून कि उसने एक बार फिर अपनी समझदारी से मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और पुलिस वाले को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी, वेदांत ने अचानक चौंक कर उसकी नंबर प्लेट को ध्यान से देखा और तुरंत उसका नंबर नोट कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई थी, जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई हो। वो तुरंत पलटा और तेज कदमों से हवलदार की तरफ बढ़ा। उसके पास पहुंचते ही उसने कड़े लहजे में पूछा, तुमने उन लड़कियों को जाने क्यों दिया? उन्होंने सिग्नल तोड़ा था। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि हवलदार घबरा गया। वो हकलाते हुए बोला, सर वो मैडम थी। वेदांत ने भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरा और पूछा, क्या मतलब, कौन सी मैडम? हवलदार ने डरते डरते कहा, सर, आपकी वाइफ।
ये सुनते ही वेदांत का दिमाग जैसे एक पल के लिए घूम गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? हवलदार ने जल्दी जल्दी सफाई देते हुए कहा, जी सर, उन मैडम ने कहा कि वो आपकी वाइफ हैं और अगर मैंने उन्हें नहीं जाने दिया तो आपको पता चल जाता और आप मेरा ही चालान कर देते। लेकिन इतना कहते कहते ही उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि वेदांत के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वेदांत ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ, मुझसे पूछ तो लेते। झूठ बोलकर वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई। पिछले 6 महीने से मेरे साथ ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई? ये सुनते ही हवलदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शर्म और डर से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। वेदांत ने सख्त आवाज में कहा, गाड़ी की चाबी दो। हवलदार ने बिना कुछ बोले तुरंत चाबी निकालकर उसके हाथ में दे दी। वेदांत ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, आगे से किसी के हाथों बेवकूफ मत बनना और अपनी ड्यूटी ठीक से करना। हवलदार तुरंत सावधान होकर बोला, जी सर, और उसे जाता हुआ देखने लगा। उधर लड़कियों की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन वेदांत ने बिना समय गवाए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में एक पुलिस नाके पर उसने गाड़ी रोकी और वहां खड़े अफसर को नंबर बताते हुए पूछा। अफसर ने तुरंत जवाब दिया, सर, ये गाड़ी अभी कुछ देर पहले यहाँ से लेफ्ट साइड गई है। इतना सुनते ही वेदांत ने बिना देर किए गाड़ी को लेफ्ट मोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद अचानक उसकी नजर एक घर के बाहर खड़ी उसी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोकी और ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि कार से 3 लड़कियां उतरी और हंसते हुए अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो उतरी, गाड़ी तुरंत फिर से आगे बढ़ गई। वेदांत ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा करना जारी रखा। करीब 20 मिनट तक लगातार पीछा करने के बाद वो गाड़ी आखिर एक बड़े से घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही गाड़ी अंदर गई, गेट तुरंत बंद हो गया। ये देखकर वेदांत थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी गाड़ी गेट के पास रोकी और वहां खड़े गार्ड की तरफ देखा। जैसे ही गार्ड की नजर वेदांत पर पड़ी, वह तुरंत सीधा होकर सलाम करने लगा और बोला, सर, विष्णुदत्त साहब घर पर नहीं है। उसने यही समझा कि वेदांत उनसे मिलने आया है। वेदांत ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं विष्णुदत्त अंकल से मिलने नहीं आया। जो गाड़ी अभी अंदर गई है वो उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। गार्ड तुरंत समझ गया और बोला, सर, वो पायल मैडम है, विष्णुदत्त साहब की इकलौती बेटी। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी तलाश का जवाब मिल गया हो। उसने गार्ड से कहा, ठीक है, जाओ उन्हें बुलाकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। गार्ड ने तुरंत सिर झुकाकर जी सर कहा और अंदर की तरफ पायल को बुलाने चला गया, जबकि वेदांत वहीं खड़ा होकर अगले पल का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला और पायल सामने आई, सामने खड़े वेदांत शेखावत को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसके मुंह से अनायास ही निकला, आप? वो कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि क्या बोले। वेदांत को उसकी यही हालत देखने की उम्मीद थी, इसलिए वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा, उसके करीब आया और हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला, क्या हुआ माय डियर वाइफ? मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। ड्यूटी के बाद घर ही आना था ना मुझे। चलो अब अंदर चलकर खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? उसके शब्दों में हल्का मजाक था, लेकिन चेहरे पर पूरी गंभीरता थी, जिससे पायल और ज्यादा घबरा गई। वो हकलाते हुए बोली, क्या मतलब? कौन सी वाइफ? वेदांत ने भौहें उठाकर कहा, आप ही तो हो। आपने हवलदार को यही बताया था ना कि आप मेरी वाइफ हैं। इतना सुनते ही पायल का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वह घबराकर बोली, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो वह अपनी बात से मुकरने ही वाली थी कि वेदांत ने बीच में ही उसकी बात काट दी और सख्त आवाज में बोला, मिस पायल, एक तो आपने कानून तोड़ा है और ऊपर से अब झूठ भी बोल रही हैं। ये सुनकर पायल और ज्यादा घबरा गई। उसने हैरानी से पूछा, आप मेरा नाम भी जानते हैं? वेदांत ने बहुत ही शांत अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपका पूरा बायोडाटा जानता हूँ। आपके पापा का नाम विष्णुदत्त है, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। चौबे रोड पर उनकी सीमेंट की फैक्ट्री है। आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आप उनकी इकलौती बेटी हैं और कॉलेज में पढ़ती हैं। ये सब सुनकर पायल की आंखें और भी चौड़ी हो गई। उसे अब सच में डर लगने लगा था। उसने घबराते हुए पूछा, तो
अब आप क्या करेंगे? उसके गले में घबराहट साफ नजर आ रही थी। वेदांत ने जानबूझकर सख्ती दिखाते हुए कहा, करना क्या है? अब आपको सजा मिलेगी। एक तो आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा और ऊपर से खुद को डीएसपी की पत्नी बताकर पुलिस वाले को धोखा दिया। ये सुनते ही पायल लगभग हाथ जोड़ने की स्थिति में आ गई। वह जल्दी जल्दी बोलने लगी, देखिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए ऐसा हो गया। मैं अभी चालान के पैसे दे देती हूँ, आप चाहे तो खुद रख लीजिए या चालान में जमा कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। बल्कि हम आपस में ही बात खत्म कर लेते हैं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस पापा को कुछ मत बताइएगा। कुछ देर पहले तक जो पायल अपनी चालाकी पर हंस रही थी, अब वही पूरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर वेदांत को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन वह ऊपर से सख्त बना हुआ था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब मैडम, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं? पायल ने बेफिक्री दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे सर, इसमें क्या फर्क पड़ता है? पुलिस तो वैसे भी रिश्वत लेने के लिए बदनाम है। आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? और आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि डीएसपी वेदांत शेखावत ने मुझसे पैसे लिए। ये सुनकर वेदांत ने उसे तीखी नजरों से देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। पायल ने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। वह उसके पापा विष्णुदत्त की गाड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बढ़ गया। वह तुरंत धीरे धीरे वेदांत से विनती करने लगी, सर प्लीज पापा को मत बताइएगा। आप कुछ भी बहाना बना दीजिए कि आप किसी और का एड्रेस पूछने आए थे। मैं आपको बाद में जितने पैसे कहेंगे दे दूंगी। वह तेजी से धीरे धीरे बोलती जा रही थी, जबकि वेदांत उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना करते हुए शांत खड़ा था, जैसे अब आगे होने वाले सीन का इंतजार कर रहा हो। अरे वेदांत बेटा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। विष्णुदत्त जी हैरानी से कहते हुए पास आए और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया, जबकि पायल वहीं खड़ी दोनों को गले मिलते देख पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विष्णुदत्त जी ने फिर हल्के से पायल को डांटते हुए कहा, पायल, तुमने इन्हें बाहर क्यों रोक रखा है? अंदर बुलाओ बेटा। लेकिन वेदांत ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया और शांत लहजे में बोला, सॉरी अंकल, अभी अंदर आने का बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ये सुनकर विष्णुदत्त जी ने चिंता से पूछा, ऑन ड्यूटी पर? यहाँ किस काम से आए हो बेटा? सब ठीक तो है ना? ये सवाल सुनते ही पायल, जो अब तक हैरानी में खोई हुई थी, झटके से संभली और तुरंत वेदांत की तरफ विनती भरी नजरों से देखने लगी, जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। लेकिन वेदांत ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए विष्णुदत्त जी से कहा, दरअसल अंकल, एक लड़की सिग्नल तोड़कर भाग रही थी। मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया और अभी पता चला कि वो आपकी बेटी है। ये सुनते ही विष्णुदत्त जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पायल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, पायल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पायल तुरंत घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, पापा, वो नेहा को अचानक फोन आया था कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ी। उसने बात बनाते हुए वेदांत की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन इससे पहले कि विष्णुदत्त जी कुछ कहते, वेदांत बीच में ही बोल पड़ा, अंकल, इन्होंने तो मुझे कुछ और ही बताया था, बल्कि ये मुझे रिश्वत देने की ऑफर भी कर रही थी। ये सुनते ही पायल का चेहरा और उतर गया। वह झुंझलाकर बोली, तो क्या हुआ? पर्सनल रीजन था, आपको कैसे बताती? और रिश्वत की बात में कौन सी बड़ी बात है? लेना तो आप लोगों का काम ही होता है। उसकी ये बदतमीजी सुनकर विष्णुदत्त जी गुस्से में बोले, पायल, बिहेव योरसेल्फ। ये सुनकर पायल तुरंत चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि वेदांत उसके पापा को जानता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वेदांत ये भी ना बता दे कि उसने खुद को उसकी वाइफ बताया था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बस ये बात पापा को मत पता चलने देना। और जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो, वेदांत ने उस बात का जिक्र नहीं किया। वो अचानक सामान्य हो गया और मुस्कुराते हुए विष्णुदत्त जी से बोला, कोई बात नहीं अंकल, इस बार जाने दीजिए, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और अफसर होता तो बात बिगड़ सकती थी। आप इन्हें समझा दीजिए कि आगे से ध्यान से ड्राइव करें। ये कहकर उसने विष्णुदत्त जी से सामान्य तरीके से बात खत्म की और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने एक नजर पायल की तरफ डाली, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था।
वह अंदर ही अंदर खोल रही थी, जैसे उसका बस चले तो वहीं उसका मुंह नोच ले। जैसे ही वेदांत वहां से गया, पायल धीरे से बड़बड़ाई, बड़ा आया ईमानदार पुलिस ऑफिसर। लेकिन उसने ये ध्यान रखा कि उसकी आवाज इतनी धीमी हो कि उसके पापा तक ना पहुंचे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उन्होंने सुन लिया तो उसकी डांट पक्की है। दोस्तों, अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मददपुर गांव में राम प्रसाद जी नाम के एक प्रमुख बड़े जिम्मेदार रहते थे, जिनकी पूरे इलाके में काफी इज्जत थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश चंद्र और छोटा बेटा विष्णुदत्त। सुरेश चंद्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, वह सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था, क्योंकि उसे शुरू से ही खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और बिजनेस के कामों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वहीं विष्णुदत्त बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वह आगे बढ़ना चाहते थे। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उन्हें अपनी क्लासमेट सवित्री से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे, लेकिन उनके परिवार में बाहर शादी करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने छुपकर शादी कर ली। जब ये बात राम प्रसाद जी को पता चली तो वह बहुत नाराज हुए, लेकिन बेटे की खुशी के आगे आखिरकार उनका दिल पिघल गया और उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। इसके बाद विष्णुदत्त अपनी पत्नी सवित्री को लेकर हवेली आ गए, लेकिन घर में सब कुछ इतना आसान नहीं था। सुरेश चंद्र और उनकी पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि अगर विष्णुदत्त और उसकी पत्नी वहीं रहे तो जमीन जायदाद में उनका भी हिस्सा होगा। यही सोच धीरे धीरे उनके मन में लालच बनकर बढ़ती गई। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन राम प्रसाद जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। सुरेश चंद्र ने मौका देखकर विष्णुदत्त और सवित्री से झगड़ा किया और उन्हें हवेली से निकाल दिया। विष्णुदत्त के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जिस घर में उनका बचपन बीता था, जहां हर कोने में उनके माता पिता की यादें थी, उसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन मजबूरी में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भारी दिल के साथ गांव से शहर आ गए। शहर में उन्होंने छोटे स्तर से अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनके दोस्त ओम प्रकाश शेखावत ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें संभाला। धीरे धीरे विष्णुदत्त ने अपने दम पर काम खड़ा कर लिया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक खुशखबरी आई। सवित्री मां बनने वाली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते समय सवित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाए। उसी पल विष्णुदत्त ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। सवित्री की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपनी नवजात बेटी को देखकर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी पायल की परवरिश में लगा दी। घर संभालने और बच्ची की देखभाल के लिए उन्होंने जमुना जी नाम की एक औरत को अपने घर पर रख लिया, जिनके पति का देहांत हो चुका था और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। जमुना जी ने पायल को माँ का प्यार दिया और घर को संभाल लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पायल बड़ी होती गई। अब वह 20 साल की हो चुकी थी। सुंदर, आत्मविश्वासी और थोड़ी जिद्दी भी। इकलौती बेटी होने की वजह से उसे बहुत लाड़ प्यार मिला था, जिससे उसमें थोड़ी जिद और अपनी मर्जी करने की आदत आ गई थी। हालांकि वह अपने पापा से थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि विष्णुदत्त जहां उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, वहीं गलत बातों पर उसे डांटने से भी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन जब पायल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब विष्णुदत्त ने उन्हें आवाज देकर कहा कि पायल, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। शाम 4 बजे हमें ओम प्रकाश शेखावत की बर्थडे पार्टी में जाना है। ये सुनते ही पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, आप ही चले जाना। दरअसल उसका प्लान दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल जाने का था, लेकिन विष्णुदत्त ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, तुम्हारा चलना जरूरी है। ओम प्रकाश ने खास तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। हमेशा मैं अकेला जाता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे साथ चल रही हो, बस बात खत्म। ये कहकर उन्होंने अखबार उठा लिया, जिससे साफ था कि अब इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। पायल गुस्से में पांव पटकती हुई बाहर निकली और बड़बड़ाते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये पापा भी ना हमेशा अपनी ही मर्जी चलाते हैं, लेकिन उसे ये भी पता था कि इस बार उसकी एक नहीं चलने वाली। यूनिवर्सिटी में दिन कब बीत गया पायल को पता ही नहीं चला। क्लास खत्म होते ही जैसे ही वह अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकली, नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा,
आज शॉपिंग पर चल रहे हैं ना हम लोग। पायल ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, नहीं यार, आज नहीं, आज पापा के साथ ओम प्रकाश अंकल के घर जाना है। ये सुनकर नेहा ने नाराज होकर कहा, यार तुम अंकल को मना नहीं कर सकती थी। पायल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग जानती हो ना, पापा अगर किसी काम के लिए बोल दें तो फिर वो करना ही पड़ता है। इतना कहकर उसने सबको बाय कहा और घर की तरफ निकल गई। घर पहुंची तो देखा कि उसके पापा ऑफिस से आ चुके थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। वह बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी। वैसे तो वह पहले भी कई बार ओम प्रकाश अंकल के घर जा चुकी थी, लेकिन किसी फंक्शन में पहली बार जा रही थी, इसलिए उसने आज कुछ खास पहनने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से काले सितारों से चमकती, पैरों तक लंबी एक खूबसूरत रेशमी फ्रॉक निकाली। ऐसे कपड़े वह शौक से खरीद तो लेती थी, लेकिन पहनने का मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वह ज्यादातर जीन्स और लॉन्ग शर्ट ही पहनती थी। ड्रेस पहनने के बाद उसने अपने बालों को हल्के से सेट किया, बीच के कुछ बालों को क्लचर में बांधा और बाकी खुले छोड़ दिए। फिर हल्का सा मेकअप किया और ड्रेस से मैच करते बड़े बड़े झुमके पहन लिए। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, छोटी सी नाक, निखरा हुआ रंग और लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आज वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सैंडल की जगह उसने हल्की हील पहन ली, जिससे उसका पूरा लुक और ग्रेसफुल हो गया। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो विष्णुदत्त ने भी एक नजर उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, चलो अब चलते हैं। दोनों ओम प्रकाश के घर पहुंचे, जहां फंक्शन का शानदार इंतजाम घर के बड़े से लॉन में किया गया था। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, म्यूजिक बज रहा था और मेहमानों की चहल पहल से माहौल खुशनुमा बना हुआ था। ओम प्रकाश अंकल और उनकी फैमिली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खास तौर पर देव की आंटी ने तो पायल को गले लगा लिया, उसके माथे को प्यार से चूमा, उसकी खूब तारीफ की, जिससे पायल हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जैसे ही सामने खड़े इंसान पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो वेदांत शेखावत था। उसे देखते ही पायल के मन में जैसे झटका लगा। उसे ये तो पता था कि वह उसके पापा को जानता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वह ओम प्रकाश अंकल का बेटा है। उसने मन ही मन खुद को कोसा, ओ शिट, नाम के साथ शेखावत था, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। वो खुद को ही बेवकूफ कहने लगी कि क्यों उसने पहले ये बात नहीं समझी और ओम प्रकाश अंकल से उसकी शिकायत नहीं की। ओम प्रकाश अंकल से उसकी अच्छी बनती थी और कई बार वह उनके जरिए अपनी बातें मनवा लेती थी, लेकिन उनके परिवार के बारे में उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उधर वेदांत ब्लैक जीन्स, सफेद शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट में बेहद स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। उसके बाल भी सलीके से सेट थे और उसकी पर्सनैलिटी में वही रोब था। जैसे ही उसने पायल को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन पायल ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह अब भी उस दिन की बात को लेकर गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि अगर वह चाहता तो उसके पापा के सामने उसकी इज्जत रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे ऐसे सख्त और अकड़ू अफसर बिल्कुल पसंद नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब डिनर का समय हुआ और सब लोग खाने की तरफ बढ़े, तभी पायल का फोन बजा। वो एक साइड में जाकर कॉल रिसीव करने लगी। कॉल सचिन का था, जो उसका दोस्त था। दोनों करीब 5 मिनट तक बात करते रहे। कॉल खत्म करके वह वापस जाने ही वाली थी कि तभी वेदांत उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसी है मिस पायल? उम्मीद है आज कोई सिग्नल नहीं तोड़ा होगा। उसकी ये बात सुनते ही पायल के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आपको उससे क्या? और अगर तोड़ूंगी भी तो चालान भरने की हैसियत रखती हूँ। हाँ हाँ, शौक से उड़ाइए विष्णुदत्त अंकल का पैसा, शायद उन्हें कोई फर्क ना पड़े, मगर मैं तो बस आपके फ्यूचर की चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि बाप की तरह हर पति अपनी पत्नी को यूं पैसे उड़ाने नहीं देता। वेदांत ने मुस्कुराते हुए थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, लेकिन उसकी बात सीधे जाकर पायल को चुभ गई। वो तुरंत तिलमिला उठी और तीखे लहजे में बोली, ओ हेलो मिस्टर, आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा पति मुझे अपना पैसा खर्च करने देगा या नहीं, ये मेरा और उसका मामला है। आप अपने काम से काम रखिए, मिस्टर ईमानदार और असूलों वाले पुलिस ऑफिसर।
आखिरी शब्द उसने तंज के साथ कहे, लेकिन वेदांत बुरा मानने की बजाय और गहराई से मुस्कुरा दिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन मायने भरे लहजे में कहा, अपने काम से कैसे काम रखूं मैडम, ये फिक्र तो मुझे ही करनी होगी। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि पायल एक पल के लिए चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वेदांत ने तुरंत कंधे उचकाए और बोला, कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए खाना खा लीजिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया और पायल उसे उलझी हुई नजरों से देखती रह गई। उसे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके लहजे ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। उसने सिर झटकते हुए खुद को संभाला और खाने की टेबल की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके मन में वेदांत की बात बार बार घूमती रही। उसकी उस बात का असली मतलब उसे कुछ दिनों बाद समझ आया, जब अचानक उसके पापा ने उससे वेदांत के प्रपोजल के बारे में बात की। ये सुनकर वह एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर बिना देर किए साफ शब्दों में बोली, सॉरी पापा, मुझे वो पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके शब्द साफ और सख्त थे। विष्णुदत्त कुछ देर चुप रहे, फिर बहुत शांत और समझाने वाले लहजे में बोले, पायल, मुझे वेदांत बहुत पसंद है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। वह एक बहुत अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उसकी अपने विभाग में बहुत अच्छी इमेज है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत आगे जाएगा वो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। लेकिन पायल ने तुरंत उनकी बात काट दी और नाराजगी से बोली, आपको पसंद होगा पापा, मुझे नहीं। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। उसकी आवाज में जिद साफ झलक रही थी। विष्णुदत्त जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, देखो पायल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। तुम आराम से सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। लेकिन याद रखना, वेदांत जैसा लड़का तुम्हें दोबारा शायद ना मिले। उनका लहजा शांत जरूर था, लेकिन बात बहुत गंभीर थी। पायल ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, 2 दिन बाद भी मेरा जवाब यही होगा पापा। फिर भी विष्णुदत्त जी बोले, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, और अभी इस बात पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए। पायल झुंझलाकर वहीं बैठी रह गई। उसके दिमाग में गुस्सा और उलझन दोनों चल रहे थे। तभी उसका फोन बजा। सचिन का कॉल था। उसने तुरंत फोन उठाया और बात करने लगी। सचिन उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था, लेकिन अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये दोनों को ठीक से पता ही नहीं चला। सचिन एक मिडिल क्लास फैमिली से था और पायल की बाकी सहेलियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे हमेशा उसे समझाती थी, यार वो लड़का लालची है, तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसे तुमसे नहीं तुम्हारे स्टेटस से प्यार है। लेकिन पायल कभी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। उसे लगता था कि सचिन सच में उससे प्यार करता है। उस दिन उसने फोन पर सारी बात सचिन को बता दी और फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सचिन, तुम अपना रिश्ता क्यों नहीं भेज देते? यह सुनकर सचिन थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, मैं रिश्ता भेज तो दूं, लेकिन तुम्हारे पापा तो साफ मना कर देंगे। तो क्या तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करोगी? उसने वही बात फिर दोहरा दी जो वह पहले भी कई बार कह चुका था। लेकिन पायल हर बार की तरह इस बार भी सीधे हामी भरने को तैयार नहीं थी। उसने थोड़ा सोचकर कहा, तुम पहले रिश्ता तो भेजो, फिर देखते हैं पापा क्या कहते हैं। अगर उन्होंने मना किया तो फिर आगे का फैसला करेंगे। उसकी बात सुनकर सचिन तुरंत मान गया। फिर पायल ने उसे समझाते हुए कहा, 2 दिन बाद मैं पापा को उस डीएसपी वाले प्रपोजल के लिए मना कर दूंगी, उसके बाद तुम अपना रिश्ता भेजना। उसकी आवाज में अब एक तरह की योजना साफ झलक रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जिएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा फैसला क्यों ना लेना पड़े। अगले दिन जब पायल यूनिवर्सिटी पहुंची और उसने अपनी फ्रेंड को डीएसपी वेदांत शेखावत के प्रपोजल के बारे में बताया, तो सबकी आंखें सच में फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, इतना हैंडसम, इतनी शानदार पर्सनैलिटी वाला लड़का, और वो भी खुद प्रपोज करे। यार तेरी किस्मत तो कमाल की है, नेहा ने हैरानी से कहा। दूसरी दोस्त तुरंत बोली, सच में वर्दी में तो और भी जबरदस्त लग रहा था। क्या बॉडी, क्या स्टाइल। उस दिन सिग्नल वाले मामले में सबने वेदांत को देखा था और अब वे सच में पायल की किस्मत से जल रही थी। लेकिन पायल ने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, तो जाओ तुम ही कर लो उससे शादी, मुझे नहीं पसंद वो। उसकी बात सुनकर नेहा ने माथा पकड़ लिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो, तुम पागल हो गई हो। इस पर पायल ने गंभीर होकर कहा, यार ये दिल का मामला है, जब दिल में कोई और है
तो मैं वेदांत से शादी कैसे कर लूं? ये सुनते ही सब चौंक गई। उर्मी ने तुरंत कहा, तुम सचिन की बात कर रही हो ना? यार वो लड़का ठीक नहीं है, एक नंबर का लालची है। बाकी सहेलियां भी उसे समझाने लगी, पायल उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन पायल के दिमाग पर सचिन की मीठी मीठी बातों का असर इतना था कि उसे अपने दोस्तों की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बहाना बनाकर वहां से उठी और सीधा घर आ गई। 2 दिन बाद जब उसने अपने पापा से साफ साफ कह दिया कि उसे वेदांत शेखावत से शादी नहीं करनी, तो विष्णुदत्त कुछ देर तक उसे देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमे लेकिन भारी शब्दों में कहा, तुमने बहुत गलत फैसला किया है पायल, बस दुआ करो कि कभी तुम्हें इस फैसले पर पछताना ना पड़े। लेकिन पायल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वह सही कर रही है। अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में उसने सचिन से मिलकर तय किया कि वह अपने पेरेंट्स को शादी का रिश्ता लेकर भेजेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और पायल को लग रहा था कि अब सब उसके हिसाब से होगा। लेकिन जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, सामने खड़ी गाड़ी के पास टेक लगाए वेदांत शेखावत को देखकर वह चौंक गई। ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट में अपने मजबूत और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी के सामने सचिन कहीं नहीं ठहरता था। लेकिन फिर भी पायल के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वजह साफ थी, एक तो वह पुलिस ऑफिसर था और दूसरा उसने उस दिन उसके पापा के सामने उसकी इज्जत नहीं रखी थी। यही 2 बातें उसके मन में बैठ गई थी। वेदांत उसके पास आया और बोला, मुझे आपसे बात करनी है। पायल ने ठंडे लहजे में कहा, जी बोलिए। वेदांत ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहीं बैठकर बात करते हैं। लेकिन पायल ने तुरंत मना कर दिया, सॉरी, मेरे पास कहीं बैठने का टाइम नहीं है। जो कहना है यही कहिए, वो भी जल्दी। उसके इस रूखे अंदाज पर वेदांत कुछ पल चुप रहा, उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने सीधे पूछा, मेरा प्रपोजल आपने क्यों रिजेक्ट किया? पायल ने बिना झिझक जवाब दिया, किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये मेरा हक है। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मानता हूँ, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। उसके आखिरी शब्दों में हल्की नाराजगी झलक रही थी। इस पर पायल तंज कसते हुए बोली, क्यों, आप आसमान से उतरे हैं क्या? वेदांत ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे सिर्फ वजह जाननी है, आपने मुझे क्यों ठुकराया? पायल ने ठंडे स्वर में कहा, काफी नहीं है ये वजह कि मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं? वेदांत ने फिर पूछा, बस यही वजह? पायल बोली, और भी वजह हो सकती है, लेकिन मैं उन्हें बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर वह अपने उसी मगरूर अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वेदांत खामोश खड़ा उसका ये रवैया देखता रह गया। उधर प्लान के मुताबिक सचिन के माता पिता रिश्ता लेकर विष्णुदत्त के पास पहुंचे, लेकिन जैसी की उम्मीद थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद पायल अपने पापा पर गुस्सा हो गई, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली कि कम से कम एक बार सचिन से मिल तो लें। जब विष्णुदत्त नहीं माने तो उसने ओम प्रकाश अंकल को फोन करके उनसे सिफारिश करवाने की सोची। ओम प्रकाश जी उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन पायल की आवाज में सचिन के लिए जो जिद और लगाव था उसे महसूस करके उन्होंने कुछ नहीं कहा और आखिरकार विष्णुदत्त को समझाया कि एक बार लड़के से मिल लेने में क्या हर्ज है। उनकी बात मानकर विष्णुदत्त जी सचिन से मिलने के लिए तैयार हो गए और एक होटल में मिलने का समय तय किया गया। लेकिन जब विष्णुदत्त ने सचिन से आमने सामने बात की तो उन्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ उन्हें बनावटी और लालची लगा। उन्होंने घर आकर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर पायल अंदर से टूट गई, लेकिन उसने पापा से कुछ नहीं कहा। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वह पापा की बात माने या फिर सचिन के साथ कोई बड़ा फैसला ले। और यही से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां आगे का हर कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। विष्णुदत्त को ये लगने लगा था कि शायद उनकी बातों का असर पायल पर हो गया है और अब वह समझदारी से फैसला लेगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के मन में किस तरह का तूफान चल रहा है। अपने कमरे में आकर पायल काफी देर तक अकेले बैठी रही और बार बार सचिन के बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया, वह सचिन के साथ कोर्ट मैरिज करेगी। उसे लग रहा था कि यही उसके प्यार को पाने का एकमात्र रास्ता है।
उधर अगले ही दिन अचानक गांव से उसके चाचा सुरेश चंद्र अपनी पत्नी उर्मिला के साथ शहर आ पहुंचे। विष्णुदत्त के लिए ये पल बेहद भावुक था, क्योंकि 20 साल बाद वह अपने बड़े भाई से मिल रहे थे। पुराने गिले शिकवे जैसे उस एक मुलाकात में कहीं खो गए थे। सुरेश चंद्र अब पूरे गांव के जिम्मेदार और मुखिया बन चुके थे। रोबदार व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी मूछें, सख्त आवाज और पूरे गांव पर उनका दबदबा था। हर फैसला वही लेते थे और लोग उनकी बात मानते थे। लेकिन इस रोब और ताकत के पीछे एक खालीपन भी था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी उर्मिला ने अपनी बहन के बेटे रोहन को अपने पास रख लिया था, जो अब लगभग वहीं का होकर रह गया था। समय के साथ सुरेश चंद्र के मन में एक और डर घर कर गया था। उनकी इतनी बड़ी जायदाद का वारिस कौन होगा? उन्हें ये बात खटकने लगी थी कि विष्णुदत्त की एक बेटी है और आगे चलकर वह अपने हिस्से का दावा जरूर करेगी। इसी सोच ने उनके मन में एक चालाक योजना को जन्म दिया। उन्होंने तय किया कि अगर रोहन की शादी पायल से हो जाए तो सारी जायदाद एक ही परिवार में रहेगी, उनकी भी और विष्णुदत्त की भी। इसी मकसद से वे 20 साल बाद अपने भाई के पास रिश्ता लेकर आए थे। जब पायल ने पहली बार सुरेश चंद्र को देखा तो उसके मन में अजीब सी घबराहट और नफरत पैदा हो गई। उनकी आंखों में छिपी लालच की चमक उसे साफ नजर आ रही थी। उधर विष्णुदत्त पहले ही पायल से नाराज थे और इस बार उन्होंने उससे राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बिना पायल से पूछे ही रोहन के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। जब पायल को ये बात पता चली तो जैसे घर में तूफान आ गया। उसने जोर जोर से विरोध किया, पापा से बहस की, रोई चिल्लाई, लेकिन इस बार विष्णुदत्त का गुस्सा भी हद पार कर गया। उन्होंने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। ये पल पायल के लिए सबसे बड़ा झटका था। वह कुछ देर तक अपने पापा को अविश्वास से देखती रही, फिर सिर हिलाते हुए अपने कमरे में भाग गई। उस एक थप्पड़ ने जैसे उसके अंदर सब कुछ तोड़ दिया था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। शाम होते ही वह चुपचाप घर से निकल गई। उसने सचिन को फोन करके एक जगह बुलाया और दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, रात का अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन पायल के मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज वह अपनी जिंदगी का फैसला कर लेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी वक्त गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। पुलिस वाले ने दोनों को रोक लिया और सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सचिन तो डर के मारे घबरा गया, लेकिन पायल ने खुद को संभालते हुए कहा, सर हमें जाने दीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। पुलिस वाले ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या जरूरी काम है? फिर तंज कसते हुए बोला, लड़का लड़की का जरूरी काम हम अच्छे से जानते हैं, चलो थाने। लाख समझाने के बावजूद पुलिस वाले उन्हें थाने ले आए। इसी बीच वेदांत शेखावत वहां से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक पायल पर पड़ी। उसे एक लड़के के साथ थाने में देखकर वह पहले तो चौंका, लेकिन जब पूरा मामला समझ आया तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने भारी आवाज में कहा, तो ये है मेरे प्रपोजल को ठुकराने की असली वजह। उसके शब्दों में दर्द और तिरस्कार दोनों झलक रहे थे। ये सुनकर पायल की नजरें झुक गई। उस पल वेदांत के पास पूरा मौका था। वह चाहता तो विष्णुदत्त को फोन करके सब कुछ बता सकता था, पायल की सच्चाई सामने ला सकता था और अपने अपमान का बदला भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने चुपचाप पायल को गाड़ी में बिठाया और उसे उसके घर के बाहर छोड़ आया। जब पायल गाड़ी से उतरने लगी तो वेदांत ने बेहद गंभीर लहजे में कहा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया है पायल, वरना आज जो कदम तुम उठाने जा रही थी उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुम पहली लड़की नहीं हो जो उसके झांसे में आई हो। ये सुनकर पायल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। वेदांत बिना उसकी तरफ देखे वहां से चला गया। पायल जिस खामोशी से घर से निकली थी उसी खामोशी के साथ वापस लौट आई। उसके पापा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी बेटी किस रास्ते पर जाने वाली थी और कैसे आखिरी पल में वह बच गई। उस रात पायल की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आया था, जब व्हाट्सएप पर वेदांत की तरफ से भेजे गए मैसेज में सचिन के सारे अपराधों का काला सच खुलकर सामने आ गया। हर सबूत, हर जानकारी ने जैसे उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। ये सब देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर सी हो गई, ना रो पाई ना कुछ बोल पाई।
उसके सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह चुपचाप रोहन के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। पहली बार उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसने वेदांत को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रोती हुई अपने पापा के पास गई और बोली, पापा प्लीज मेरी शादी रोहन से मत करिए। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आंखों में मुझे नफरत दिखाई देती है। आप चाहे तो मेरी शादी वेदांत से कर दीजिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन रोहन नहीं। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था, लेकिन विष्णुदत्त का फैसला अब बदलने वाला नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, वो मौका तुम खो चुकी हो पायल। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अब मैं अपने भाई के लाए रिश्ते को ठुकराकर किसी और को नहीं चुन सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने भाई से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा और वेदांत का रिश्ता भी अब कहीं और तय होने वाला है। पायल फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो आखिरकार विष्णुदत्त जी को उसे धमकी देनी पड़ी। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर पायल पूरी तरह टूट गई। मजबूरी में उसने सिर झुका लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। घर में तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शादी से कुछ दिन पहले विष्णुदत्त जी किसी काम से गांव चले गए। उन्होंने पायल को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उनके जाने के अगले दिन से ही उसका मन बहुत घबराने लगा। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पापा को फोन किया, लेकिन फोन रोहन ने उठाया। उसकी आवाज सुनते ही पायल का दिल बैठ गया। रोहन ने बताया, कल रात उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन छूट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। विष्णुदत्त का अंतिम संस्कार गांव में ही किया गया। रोहन उसे आधी बेहोशी की हालत में वहां ले गया। उस माहौल में हर तरफ शोक था, लेकिन पायल के अंदर तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। ओम प्रकाश शेखावत और वेदांत भी वहां मौजूद थे, लेकिन वह किसी से नजर मिलाने की हालत में नहीं थी। विष्णुदत्त जी की मृत्यु के बाद पायल गांव ही रुक गई। अभी उसके पापा को गुजरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि उर्मिला ने एक और फैसला सुना दिया। पायल और रोहन की शादी जल्द होगी। ये सुनकर पायल के अंदर फिर से डर जाग उठा। वह इस हालत में शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने समय मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक रात वह हिम्मत जुटाकर सुरेश चंद से बात करने उनके कमरे के बाहर पहुंची। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अंदर से आती बातों ने उसे वहीं रोक दिया। वह चुपचाप खड़ी होकर बातें सुनने लगी और जो उसने सुना उसने उसकी रूह तक हिला दी। रोहन पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और पायल से शादी सिर्फ एक चाल थी, उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए। शादी के बाद उसे तलाक देने का प्लान था। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि विष्णुदत्त ने ये साजिश खुद सुन ली थी और उसी सदमे में उन्हें हार्ट अटैक आया था। ये सच्चाई जानकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने ये बात बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी कि वह सब कुछ जान चुकी है। अगली सुबह उसने उर्मिला से कहा कि उसे शादी से पहले शहर जाकर अपने लोकर से जेवर और पैसे लाने हैं। उर्मिला पहले तैयार नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आई उसने तुरंत इजाजत दे दी और साथ में रोहन को भेज दिया ताकि वह उस पर नजर रख सके। पूरे रास्ते रोहन की गंदी और बेहुदा हरकतों ने पायल को अंदर तक डरा दिया था। वह बार बार उसे घूरता, गलत इशारे करता और मौका मिलते ही उसे छूने की कोशिश करता, लेकिन पायल किसी तरह खुद को संभाले रही। जैसे ही वह शहर वाले घर पहुंचे, उसने चालाकी से रोहन को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गई। अब उसका एक ही सहारा था, ओम प्रकाश अंकल। वही थे जो उसे इस मुसीबत से बचा सकते थे। जब वह उनके घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर ओम प्रकाश अंकल और देव की आंटी दोनों घबरा गई। वह बुरी तरह रो रही थी, कांप रही थी और टूट चुकी थी। उसने रो रोकर सारी सच्चाई उन्हें बता दी, रोहन की असलियत, उसकी साजिश और अपने पापा की मौत का असली कारण। ये सब सुनकर दोनों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने उसे संभाला, दिलासा दिया और भरोसा दिलाया कि अब वह उनके पास पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उधर सुरेश चंद्र और रोहन उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। तीसरे ही दिन वे ओम प्रकाश जी के घर भी पहुंच गए। उन्होंने सीधे सीधे पायल के बारे में पूछा, लेकिन ओम प्रकाश जी ने साफ इनकार कर दिया। जाते जाते सुरेश चंद्र ने धमकी दी, कल इसी वक्त फिर आएंगे। अगर पायल नहीं मिली तो अपहरण का केस कर देंगे।
ये सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। ओम प्रकाश जी समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। सुरेश चंद्र जैसे रसूखदार आदमी से भिड़ना आसान नहीं था। अगर पायल को सच में बचाना है तो उसे एक मजबूत सहारा देना होगा, एक ऐसा रिश्ता जो उसे कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दे सके। काफी सोच विचार और अपनी पत्नी से सलाह के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। पायल की शादी वेदांत से कर दी जाए। लेकिन एक दिक्कत थी, पायल पहले ही वेदांत का प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, इसलिए उन्होंने उससे पूछना जरूरी समझा। जब उन्होंने पायल से बात की तो उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, अंकल, उस वक्त मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। उसके शब्दों में पछतावा और थकान साफ झलक रही थी। ये सुनकर ओम प्रकाश जी और देवकी जी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी, वेदांत को मनाना। जब उसे इस फैसले के बारे में पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसका आत्मसम्मान उसे ये मंजूर नहीं कर रहा था कि वह उसी लड़की से शादी करे जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था। उसके अंदर जो भी भावनाएं कभी पायल के लिए थी, अब सब खत्म हो चुकी थी, बस गुस्सा बाकी था। ओम प्रकाश जी और देवकी जी ने उसे बहुत समझाया। आखिरकार उन्होंने उसे ये कहकर मनाया कि फिलहाल वह सिर्फ पायल की सुरक्षा के लिए उससे शादी कर ले, आगे का फैसला वह बाद में कर सकता है। काफी समझाने के बाद वेदांत तैयार हुआ। पास के ही एक मंदिर में बहुत ही सादगी से दोनों की शादी कर दी गई। ना कोई शोर शराबा, ना कोई बड़ा समारोह, बस कुछ अपने लोग और एक मजबूरी भरा रिश्ता। शादी के बाद भी वेदांत के दिल में कोई नरमी नहीं थी। दूसरी तरफ पायल, वह अपने नए कमरे में उस बेड पर चुपचाप सिमटी बैठी थी। उसके दिल में शर्मिंदगी, डर और अनजान भविष्य का बोझ था। देवकी आंटी ने जल्दी जल्दी ब्यूटिशियन बुलाकर उसे तैयार करवाया था, नई ड्रेस मंगवाई और कमरे को फूलों से सजा दिया था। सब कुछ एक नई दुल्हन की तरह किया गया था। पायल ने देवकी आंटी को मना भी किया था, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। अब वह उस सजे हुए कमरे में बैठी खुद को बहुत अजीब और असहज महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वेदांत का इंतजार करे या कपड़े बदल ले। अभी पायल कोई फैसला कर पाती उससे पहले ही दरवाजा खुला और वेदांत अंदर आ गया। सजा हुआ कमरा और दुल्हन के रूप में बैठी पायल को देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया और गुस्से में उसके पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके तेवर देखकर पायल जल्दी से उठी और घबराकर बोली कि आंटी उसे यहाँ छोड़ गई है। कुछ पल के लिए वेदांत चुप रहा, लेकिन फिर ताने भरे लहजे में बोला, ये सब सजना सवरना क्यों? क्या वह उसे पिघलाने की कोशिश कर रही है? ये सुनते ही पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सफाई देने लगी, लेकिन वेदांत ने उसकी बात काटते हुए साफ कह दिया कि वह कोई बच्ची नहीं है जो मजबूरी में ये सब कर रही हो। अगर वह चाहती तो मना कर सकती थी, इसलिए वह ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे कि इस शादी से उसे कोई प्यार या अपनापन मिलेगा, क्योंकि उसने ये शादी सिर्फ अपने माता पिता के दबाव में की है और उससे कोई उम्मीद ना रखे। ये कहकर वह ड्रेसिंग रूम में चला गया और पायल वहीं खड़ी उसकी बातों से आहत रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के ठुकराने का दर्द कितना गहरा होता है। जब वेदांत कपड़े बदलकर बाहर आया तो वह अब भी चुप खड़ी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और बेड पर बिछी फूलों वाली चादर को झटके से खींचकर फेंक दिया। फूल पूरे कमरे में बिखर गए और पायल को लगा जैसे उसने उसकी भी भावनाओं को ठुकरा दिया हो। फिर वह एक तरफ लेट गया और नाइट बल्ब जला दिया। पायल धीरे से उठी, अपने भारी कपड़े संभाले और आंसू रोकते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई, जहां उसने ज्वेलरी और दुल्हन का जोड़ा उतारकर एक साधारण सूट पहन लिया। वापस आकर वह सोफे पर जाने लगी तो वेदांत ने फिर ताना मारा, ये नया ड्रामा क्यों? क्या वह खुद को इतना खास समझती है कि उसके पास सोने से वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा? और साफ कह दिया कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर पायल चुपचाप वापस आकर बेड के दूसरे कोने पर लेट गई। दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया और रात खामोशी में गुजर गई, लेकिन पायल की बंद आंखों से आंसू बहते रहे। ये दर्द था, बेबसी थी या अपमान, वह खुद भी नहीं समझ पाई। अगले दिन जब सुरेश चंद्र और रोहन आए और उन्हें पता चला कि पायल अब ओम प्रकाश जी की बहू बन चुकी है, तो वे मायूस होकर लौट गए, जिससे पायल ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों तक वह घर पर ही रही।
फिर ओम प्रकाश अंकल की इजाजत से उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया और वह हर छोटी बड़ी बात के लिए ओम प्रकाश अंकल और देवकी आंटी पर निर्भर रहने लगी, क्योंकि वेदांत का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल ठंडा और बेरुखा था। वह उससे बात तक नहीं करता था, अगर कभी करता भी तो बेहद कड़वे अंदाज में। एक ही कमरे और एक ही बिस्तर पर रहने के बावजूद उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी पायल के दिल में धीरे धीरे वेदांत के लिए सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि हर आदमी ऐसा नहीं होता जो पास होते हुए भी हदों को समझे और निभाए। एक दिन सुबह सुबह पायल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वेदांत भी कमरे में मौजूद था और सोफे पर बैठा फाइलें देख रहा था। पायल काले रंग की गहरे गले वाली स्लीवलेस शर्ट, ऊपर हल्का नेट का अपर और नीचे ब्लैक ट्राउजर पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगी। वेदांत ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और फाइलों में ही लगा रहा। लेकिन जैसे ही वह तैयार होकर पर्स लेकर बाहर निकलने लगी, वेदांत ने अचानक नजर उठाई और उसे देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत उसे रोकते हुए गुस्से में कहा, कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? इस तरह के कपड़ों में बाहर जाओगी? और उसके खुले बाजुओं और गले की तरफ इशारा किया। ये सुनकर पायल का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उसने जवाब दिया, वह पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। लेकिन वेदांत ने और भी सख्त लहजे में कहा, अब वह अपने बाप के घर में नहीं बल्कि उसके घर में है और वह बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वह इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाए और कोई भी उसे गलत नजर से देखे। ये सुनकर पायल कुछ नहीं बोली और चुपचाप कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसी दिन यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए ओम प्रकाश जी ने वेदांत को फोन करके पायल को लेने भेजा, जिससे वह काफी झुंझला गया लेकिन मना भी नहीं कर सका और खराब मूड में यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। रोहन जबरदस्ती पायल का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ खींच रहा था और पायल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। ये देखते ही वेदांत गुस्से में गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ा और जोर से चिल्लाया, मेरी पत्नी को छोड़, और रोहन को एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन रोहन ने तुरंत जेब से पिस्तौल निकाली और वेदांत पर गोली चला दी। उसी पल डर से कांपती हुई पायल वेदांत से आकर लिपट गई और गोली वेदांत की जगह सीधे उसके कंधे में लग गई। ये देखकर वेदांत एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर तुरंत होश में आते हुए उसने पायल को जमीन पर लिटाया और गुस्से में रोहन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उसने उसे काबू में कर लिया और आसपास के लोगों की मदद से उसे पकड़वा दिया। फिर लोगों से कहा कि पुलिस आने तक उसे पकड़े रखे और खुद तेजी से पायल के पास पहुंचा, जिसका कंधा खून से भीग चुका था। वह उसे तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर तेज रफ्तार से अस्पताल ले गया और रास्ते में ही अपनी टीम को फोन करके रोहन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करके गोली निकाल दी, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से पायल को होश नहीं आया था। थोड़ी ही देर में ओम प्रकाश जी और देवकी जी भी वहां पहुंच गए और बहुत परेशान होकर उसका हाल जानने लगे। वहीं दूसरी तरफ वेदांत अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उभर रहे थे। वह सिर्फ पायल की वजह से वही रुका हुआ था, वरना उसका मन कर रहा था कि सीधे थाने जाकर रोहन का बुरा हाल कर दे। आखिरकार जब डॉक्टर ने आकर बताया कि पायल खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ गया है, तब जाकर वेदांत ने राहत की गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पायल लगभग एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रही और फिर उसे छुट्टी मिल गई। इस दौरान देवकी जी ने उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह की। दिन भर उसके पास रहती और रात को वेदांत को समझाकर जाती कि वह उसका ध्यान रखे, और वेदांत भी बिना कुछ जताए उसकी देखभाल करता रहा। यहाँ तक कि उसके कंधे के जख्म की वजह से वह खुद बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सोता था, ताकि नींद में उससे टकराकर उसे दर्द ना हो। एक दिन वेदांत की छुट्टी थी, इसलिए वेदांत देर से उठा और जैसे ही उसकी नजर खुले वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी, उसने पायल को एक छोटे से लकड़ी के मोड़े पर बैठे देखा।
वह एक हाथ से बड़ी मुश्किल से अपने बालों में शैम्पू करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका जख्मी बाजू अभी भी काम करने के लायक नहीं था। वेदांत कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे दूसरा मोड़ा खींचकर उसके पास बैठ गया। उसके हाथ से शैम्पू की बोतल ले ली। पायल एकदम से हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वेदांत बड़े ही नरम और सदे हुए हाथों से उसके बालों में शैम्पू करने लगा, उंगलियों से हल्की मसाज देता, फिर धीरे धीरे उसके बालों को धोकर तौलिए में लपेट दिया। इसके बाद उसने उसकी शर्ट की बाजू ऊपर की और जहां तक संभव था वहां साबुन लगाकर उसे साफ करने लगा। पायल इस पूरे समय शर्म से लाल हुई जा रही थी क्योंकि वह उसके सामने इस हालत में बैठी थी। उसके कपड़े भीगकर उसके शरीर से चिपकने लगे थे और उसकी झिझक और बढ़ गई थी। तभी वेदांत की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी शर्मिंदगी को समझते हुए उसने बिना कुछ कहे बाथरूम की लाइट बंद कर दी और कमरे का नाइट बल्ब ऑन कर दिया ताकि हल्की रोशनी में उसकी झिझक कम हो सके। फिर वापस आकर उसने बेहद सलीके से उसे नहलाया, ध्यान रखते हुए कि उसके जख्म को कोई भी तकलीफ ना हो। उसके हाथों का स्पर्श नरम था लेकिन पूरी तरह संभला हुआ। उसमें कोई जल्दबाजी या गलत भावना नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी और खामोश ख्याल था। नहाने के बाद वह उसे तौलिए में लपेटकर बाहर लाया और ड्रेसिंग रूम में कुर्सी पर बिठाकर धीरे धीरे उसके कंधे और पीठ सुखाने लगा। कपड़े पहले से ही रखे थे। जब वह उन्हें उठाकर उसके पास आया तो पायल झट से खड़ी हो गई और हिचकते हुए बोली कि वह खुद कर लेगी, लेकिन वेदांत ने शांत स्वर में कहा कि वह बेफिक्र रहे, वह उसकी हदों को समझता है और उससे आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसने धीरे धीरे उसकी मदद से उसे कपड़े पहनाए, खासकर उसके जख्मी हाथ का ध्यान रखते हुए। हर हरकत में एक दूरी और सम्मान था। कपड़े पहनाने के बाद उसने उसके बाल भी खुद ही सुखाकर सुलझा दिए। उसे बेड पर बिठाकर चुपचाप अपनी फाइल लेकर बाहर चला गया, लेकिन उसकी इस खामोश देखभाल ने पायल के दिल में उसके लिए पहले से भी ज्यादा नरमी और लगाव भर दिया। रात को जब वेदांत वापस सोने आया तो उसने देखा कि पायल बेचैन होकर बार बार करवट बदल रही है। उसने हल्के और नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? उसके इस बदले हुए अंदाज से पायल को हिम्मत मिली और वह उठकर बैठ गई। नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली कि उसे उससे माफी मांगनी है। वेदांत ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसने बड़ी मुश्किल से कहा कि उसे रिजेक्ट करने के लिए सॉरी कहना है। ये सुनकर वेदांत कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर शांत स्वर में बोला कि इंसान होने के नाते उसे ये हक था, और बात तो वहीं खत्म करके करवट लेकर लेट गया। पायल भी चुपचाप लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से दो आंसू निकलकर तकिए में समा गए। अब उसके दिल में वेदांत के लिए एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी। वह उसके करीब जाना चाहती थी, उसके साथ इस रिश्ते को सच में जीना चाहती थी, लेकिन वेदांत अभी भी उस दूरी को बनाए हुए था और कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं था। पायल के मन में बार बार वेदांत की वही शब्द गूंज रहे थे, वेदांत शेखावत दिल से उतरी चीजों की तरफ देखता भी नहीं। ये सोच उसे अंदर तक चुभ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद सच में वह उसके दिल से उतर चुकी है और यही एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। मगर वक्त के साथ उसका जख्मी बाजू ठीक होने लगा। उसके साथ साथ उसके दिल में छुपे जज्बात भी साफ होने लगे। अब वह अपने कामों के साथ साथ वेदांत के काम भी करने लगी थी। कई बार वेदांत ने उसे रोका, शारदा कर देगी, मगर वह अनसुनी करती रही। आखिर एक दिन उसने खुद कह दिया कि वेदांत प्लीज मना मत किया करें, आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर वेदांत ठहर गया। वह उसकी आंखों में झांक चुका था, वहां छुपी मोहब्बत को पहचान चुका था। फिर भी उसने जानबूझकर पूछा, क्यों क्यों अच्छा लगता है? पायल झिझक गई, नजरें झुका ली। पता नहीं, मगर वेदांत ने जिद की, वजह बतानी होगी वरना मैं तुम्हें अपने काम नहीं करने दूंगा। उसकी जिद के आगे वह हार गई और अचानक ही बोल पड़ी, आप अच्छे लगते हैं मुझे। ये कहते ही वह खुद भी चुप हो गई। वेदांत ने हल्की मुस्कान छुपाते हुए पूछा, सिर्फ अच्छा लगता हूँ, मोहब्बत नहीं है? इस बार पायल ने बिना सोचे कहा, मोहब्बत है, बहुत है। उसके इन शब्दों ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वेदांत के होठों पर सुकून भरी मुस्कान आई और वह उसके करीब आकर फुसफुसाया, लव यू टू। ये 3 शब्द पायल के लिए जैसे नई जिंदगी लेकर आए। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। फिर उसने धीमे से कहा, एक विनती है, प्लीज मुझे कभी सचिन का ताना मत दीजिएगा। वो सिर्फ एक गलती था, एक अट्रैक्शन।
अब मुझे पछतावा है, वेदांत ने नरमी से जवाब दिया। मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा। फिर हल्का ठहरकर बोला, सुनो, अब इजाजत है क्या? बहुत दिनों से खुद को रोके रखा था, मगर अब दूर रहना मुश्किल है। पायल ने कुछ नहीं कहा, बस शर्म से लाल होकर अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। यही उसका जवाब था। वेदांत ने उसे बाहों में भर लिया। उस पल में जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। उसके स्पर्श में अपनापन था, उसके करीब होने में सुकून था। दोनों ने बिना ज्यादा शब्दों के एक दूसरे के जज्बात महसूस किए। वह पल कोई जल्दबाजी नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, एक भरोसा और सच्ची मोहब्बत का एहसास था। उसी पल से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया, जहां अब ना कोई गलतफहमी थी, ना दूरी, सिर्फ एक सुकून, एक भरोसा, एक खूबसूरत नई शुरुआत थी। ओम प्रकाश जी और देवकी जी जब भी वेदांत और पायल को साथ देखते, उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाता। बहू के चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान और बेटे के चेहरे पर झलकता ठहराव साफ बता देता था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, अब सब ठीक हो चुका है। जिस रिश्ते की शुरुआत मजबूरी से हुई थी, वही अब सच्ची मोहब्बत में बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद जब वेदांत एक दिन ड्यूटी से लौटा, तो उसके साथ एक खबर भी आई। रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेल में ही उसे हार्ट अटैक आया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सुनकर पायल कुछ पल के लिए शांत जरूर हुई, मगर उसके दिल में कोई दर्द या अफसोस नहीं उठा। शायद इसलिए क्योंकि उसने जो कुछ सहा था, उसके बाद ये सब उसे न्याय जैसा ही लगा। रोहन की मौत के बाद सुरेश चंद्र एक बार फिर पायल के सामने आए। इस बार उनके चेहरे पर वही रोब नहीं था, बल्कि पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने किए की माफी मांगी और बिना किसी लालच के पायल के हिस्से की जमीन के सारे कागजात उसे सौंप दिए। पायल ने बिना देर किए उन्हें माफ कर दिया। उसके दिल में अब कोई कड़वाहट नहीं बची थी, क्योंकि अब जिंदगी ने उसे वेदांत जैसा इंसान दे दिया था। तो वह उस इंसान को भी माफ कर सकती थी, जो अनजाने में ही सही उसकी जिंदगी के इस खूबसूरत मोड़ की वजह बना। धीरे धीरे वेदांत और पायल की शादीशुदा जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। अब उनके दिन छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढते हुए गुजरने लगे। अक्सर सुबह की शुरुआत वेदांत की हल्की सी डांट से होती, फिर से चाय ठंडी और पायल की मासूम सफाई। आज थोड़ा लेट हो गया, मगर जैसे ही वेदांत पहला घुट लेता, उसकी नाराजगी अपने आप पिघल जाती। वह बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा देता और उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लेता। उस एक पल में सारी शिकायतें खत्म हो जाती। पायल के लिए वेदांत की यही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई थी। वह दिन भर उसी एक पल को याद करके मुस्कुराती रहती। वेदांत भी अब बहाने ढूंढने लगा था उसके पास रहने के। कभी कभी वह जानबूझकर अपनी फाइलें घर ले आता और ड्राइंग रूम में बैठकर काम करने लगता, ताकि पायल उसके आसपास रहे। पायल भी बिना कहे उसके पास आकर बैठ जाती, कभी पानी का गिलास लेकर, कभी फल लेकर, और वेदांत बिना नजर उठाए बस इतना कह देता, यहीं बैठ जाओ। फिर दोनों खामोशी से साथ बैठे रहते। वो खामोशी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। एक सुकून, एक अपनापन, एक गहरा रिश्ता। पायल अब वेदांत की हर छोटी बड़ी पसंद को समझने लगी थी। कम चीनी वाली कॉफी, साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े और घर में सुकून भरा माहौल। बदले में वेदांत उसे बेहिसाब चाहत देता। वह अब बिना कहे उसका बैग उठा लेता, यूनिवर्सिटी के बाहर उसका इंतजार करता। अगर कभी देर हो जाती तो बस इतना पूछता, थक गई हो, चलो आज तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती। अगर वेदांत उसे लेने में देर कर देता तो पायल नाराज हो जाती, और वेदांत उसकी उस नाराजगी को देखकर तुरंत समझ जाता कि अब उसे मनाना पड़ेगा। एक छोटी सी चॉकलेट या एक सच्चा सा सॉरी सब कुछ कर देता। इन खट्टे मीठे पलों के बीच दोनों ने ये समझ लिया कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े इजहारों में नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी परवाहों में बसती है। एक दूसरे का ख्याल रखने में, बिना कहे समझ जाने में और हर हाल में साथ निभाने में। अब उनका रिश्ता किसी मजबूरी का नहीं रहा था, बल्कि वह भरोसे, सुकून और सच्चे अपनेपन में बदल चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक और नई खूबसूरत और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।